हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। पिछली क्लास में प्लांक के विकिरण नियम से संबंधित एक्सप्लेशंस मैंने आप लोगों को समझाए थे, जिसके आधार पर मैंने बीन का नियम और रेले जीन्स नियम दोनों को उस प्लांक के सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में। क्योंकि चिड़सम्मा सिद्धांत जब फेल हो गया था तो प्लांक का सिद्धांत क्वांटम बेस पर दिया गया। उसके आधार पर हमने रेले जीन्स और बीन नियम दोनों को प्रूफ किया था, यानी दोनों तरह के नियमों के लिए वो संतुष्ट था प्लांक का सिद्धांत। इसीलिए क्वांटम सिद्धांत का उद्गम हुआ, विकास हुआ। आज हम पढ़ेंगे प्लांक नियम से स्टीफन बोल्ट्जमान नियमों की व्युत्पत्ति। शुरू में ये मैंने बताया भी था तुम्हें, जब मैंने कृष्णिका के विकिरण वितरण स्पेक्ट्रम की विशेषताएं पॉइंट वाइज लिखाई थी, क्या क्या विशेषता होती है उस वक्र में। तो एक बार से फिर मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम क्या है? इस नियम के अकॉर्डिंग किसी नियत ताप T पर कृष्णिका से उत्सर्जित या अवशोषित प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड ऊष्मीय विकिरणों की मात्रा या ऊष्मा ऊर्जा E ताप T की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। एक बार फिर से सुन लो। किसी नियत ताप T पर कृष्णिका से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मीय विकिरणों की मात्रा या कुल ऊर्जा कह सकते हैं। विकिरण क्या है? ऊर्जा ही तो है, ऊष्मा। तो प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों के रूप में कुल ऊर्जा ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। मैंने बताया ना पॉइंट पहले। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटा के एक नियतांक लगाएंगे सिग्मा, जहाँ सिग्मा क्या कहलाता है? स्टीफन नियतांक। जहाँ सिग्मा समानुपाती नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? स्टीफन नियतांक है। इसकी वैल्यू होती है फिक्स है 5.67 गुणा 10 की घात -8। और यूनिट क्या होगी इसकी? यहाँ से सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं? E/T4। E क्या है? एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। और प्रति सेकंड है प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो जूल प्रति सेकंड। और प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर और बटे में T4। तो T ताप है, ताप का मात्रा केल्विन 4, या यूँ लिख सकते हैं 5.67 गुणा 10 की घात -8 जूल प्रति सेकंड का मतलब वाट होता है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन 4। अब इस रूल को, इस नियम को हमें प्लांक नियम के आधार पर एक्सप्लेन करना है। जैसे हमने रेले जीन्स नियम और बीन के वितरण नियम को प्लांक नियम के आधार पर एक्सप्लेन किया था, यानी ये प्रूफ किया था कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कृष्णिका के निम्न तरंगदैर्घ्य और उच्च तरंगदैर्घ्य वाले दोनों तरह की विकिरणों के लिए प्रूफ यथार्थ होता है। रेले जीन्स और बीन नियम दोनों को प्रूफ करता है। उसी प्रकार प्लांक के नियम से स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, तो प्लांक के नियम से हमने पहले इसका फॉर्मूला निकाल चुके हैं। तरंगदैर्घ्य परास लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य विकिरण ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या है? पिछली क्लास में ही पढ़ाया है मैंने। आवृत्ति के रूप में भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों रूप में लिखाया है। ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर क्या होता है? 8 पाई HC/λ की घात 5
इंटू ई की घात एच सी अपॉन लैम्डा के टी और -1 और डी लैम्डा। ये फार्मूला पिछली क्लास में व्युत्पन्न किया था अपन ने कि नहीं किया था। तो ई लैम्डा डी लैम्डा का वैल्यू ये होती है फार्मूला 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा 5 ई की घात एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 डी लैम्डा। आवृत्ति के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी रूप में अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वीन और रेले जीन्स का नियम भी अपन ने इसी से एक्सप्लेन किया था, तो इसी से आगे बढ़ के चलेंगे। तो इसका अब कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे अपन? ये तो कब हो गई ऊर्जा घनत्व है ना, ये तो ऊर्जा घनत्व एक निश्चित परास के अंदर लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में ऊर्जा घनत्व है। अब कुल ऊर्जा निकालनी है तो क्या करेंगे? इसका समाकलन कर दो ई लैम्डा डी लैम्डा, और चूँकि लिमिट 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकती है, परास की कोई लिमिट नहीं है, कितना ताप हो क्या पता, कितनी भी ऊर्जा के विकिरण निकल सकते हैं, तो इसलिए हमने 0 से अनंत लिमिट लगा के इसका क्या कर दिया? समाकलन। अब तुम्हें सिर्फ समाकलन यूज़ करना है, यानी कि गणित लगानी है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तुम सब, इसलिए केवल समाकलन करना है। तो ई लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू होगी 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की घात 5 ई की घात एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 और डी लैम्डा। अभी इसको अपन लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसमें अपने को इसको फॉर्म बनाने के लिए, जो समाकलन सेकेंड ईयर में कई सारे इस तरह के कर चुके हैं और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, मैथ में बहुत सारे समाकलन किए हैं, इसलिए समाकलन ज़्यादा समझाने की आवश्यकता तुम लोगों को है नहीं। तो माना ये इसको x के बराबर मान लेते हैं, x इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा के टी, या लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं? एच सी अपॉन एक्स के टी। अब अपने को डी लैम्डा का मान इसमें निकाल के रखना है समीकरण 2 में, तो यहाँ से डी लैम्डा कैसे निकालेंगे? इसका अवकलन कर देते हैं। तो डी लैम्डा बराबर एच और सी कांस्टेंट है, एच और सी क्या है? कांस्टेंट, के टी भी कांस्टेंट है, तो क्या आएगा समाकलन इसका? 1/x का -1/x² और इंटू डी एक्स। एक्स की फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं अपन, इसलिए x के सापेक्ष ही करना है अवकलन, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है। तो एच सी के टी कांस्टेंट है, एज इट इज़ रह गए, और 1/x का अवकलन हो गया -1/x² dx। तो डी लैम्डा की जगह अपने को ये यूज़ करना है। अब इसमें ये जो x अपन ने माना है एच सी अपॉन लैम्डा के टी, तो इसकी जगह वापस, या लैम्डा की जगह हम क्या लिख दें? एच सी अपॉन एक्स के टी, क्योंकि अपने को यहाँ से लैम्डा हटाना है टोटली। तो लैम्डा की जगह क्या लिखना है? एच सी अपॉन एक्स के टी, और डी लैम्डा की जगह क्या लिखना है? एच सी अपॉन के टी, तो ये है ही -1/x² dx। तो ई बराबर क्या हो गया तुम्हारा? समाकलन 0 से अनंत 8 पाई एच सी को बाहर निकाल दो इसको, और डी लैम्डा की जगह क्या लिख दिया? एच सी अपॉन एक्स के टी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन, यहाँ से लैम्डा की जगह क्या लिख दो? एच सी अपॉन एक्स के टी की होल घात कितनी हो गई? 5, और माइनस, और साथ में क्या हो गया? ई की घात x -1 ये। तो लैम्डा की जगह हो गया एच सी अपॉन एक्स के टी की घात 5, लैम्डा की घात 5 है, 8 पाई एच सी बाहर लिख ही दिया हमने, और ऊपर डी लैम्डा की जगह क्या हो गया? एच सी अपॉन के टी और माइनस का 1/x²। तो अब ये बचा क्या हमारे पास? देखो एच सी की घात कितनी बची? एच सी एक ये रहा 2, और नीचे कितनी घात है? 5, तो कितनी बची? एच सी की घात 3 बच गई, और के टी की घात कितनी है? यहाँ 5 है,
और यहाँ कितनी है 1, तो 1 घात कट गई, 4 ऊपर पहुँच गई, तो 8 पाई KT की घात कितनी हो गई 4। भाई यहाँ पे KT की 1 घात है, यहाँ KT की घात 5 है, 1 कट गई तो 4 बच गई, 4 कहाँ पहुँचेगी ऊपर, तो 8 पाई KT। ठीक है, और नीचे क्या बचा, HC की घात 5 है और ऊपर 2 हैं, तो 3 कट गई तो क्या बची, HC की घात कितनी बच गई 3, 5 है नीचे, ऊपर 1 ये रही, 1 ये रही, 2, तो HC की घात क्या बच गई 3, और समाकलन क्या बचा 0 से अनंत और माइनस dx अपॉन क्या हो गया x स्क्वायर नीचे हो गया और e की घात x माइनस 1 हो गया। यहाँ x की जगह चाहें तो अपन HC अपॉन लैम्डा KT लिख सकते हैं और फिर बाद में भी मान लिख सकते हैं, हल करने पे वही मान आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी e बराबर 8 पाई KT की घात 5 अपॉन HC की घात 3, और साथ में इसका समाकलन जो आएगा वो पाई 4 अपॉन 15। तो ये सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इन सब की जगह सिग्मा यूज़ कर सकते हैं अपन, और बचा क्या t की घात 4। तो कुल मिला के क्या प्रूफ हो गया, e प्रोपोर्शनल क्या हो गया t की घात 4 आ गई। इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाता है, या फिर इसको अपन e की घात x के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने x की वैल्यू यहाँ लिख दिया, यहाँ ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि d लैम्डा बराबर अपन यूज़ कर सकते हैं, मर्जी ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन करने पर वैल्यू वही आएगी। जैसे यहाँ पे माइनस तो ये लिख दिया और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिखो HC अपॉन लैम्डा KT का स्क्वायर और dx, एक HC कट गया यहाँ से, एक KT कट गया, तो d लैम्डा बराबर क्या हो गया माइनस लैम्डा स्क्वायर dx। यहाँ से लैम्डा की घात 5 कट जाएगी, 3 बच जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो अपने को प्रूफ करना है, कुल मिला के समाकलन को ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं, केवल डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, ये सब कांस्टेंट है और प्रूफ हो गया e प्रोपोर्शनल t की घात 4। तो इस तरह हमें प्लांक के नियम के आधार पर मैक्सवेल बोल्ट्जमान नियम को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है।